हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर सेकेंड देखेंगे। आज कुछ ऐसे इस लेक्चर के अंदर मैं टॉपिक का डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक का वेटेज भी उतना ही है। जहां तक आप पढ़िएगा तो आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिट भी टॉपिक रहेगा। और इससे पिछले हमारे जो सॉल्यूशन का जो लेक्चर है उस लेक्चर में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि बेसिक चीज़ क्या है। बेसिक जितना मैं डिस्कस किया हूं एक बार मैं उसको ओवरव्यू कर देता हूं, आप ध्यान से समझते रहिएगा। सबसे फर्स्ट में डिस्कस किया था, चैप्टर का नाम क्या था, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का मैं पूरे फॉर्मेट से साइड से मैं बताया था, पूरे उसको एक्सप्लेन करके मैं उसको डिस्कस किया था कि जो हमारी सॉल्यूशन है वो है क्या। मैं उसमें एक होमोजेनियस मिक्सचर का भी नाम लिया था। अदरवाइज में उस होमोजेनियस मिक्सचर्स को भी मैं बताया था होमोजेनियस मिक्सचर कहता किसको हूँ। उसके बाद उस लेक्चर के अंदर में सॉल्यूट, सॉल्वेंट, बाइनरी सॉल्यूशन, ये बाकी सारे कंसंट्रेशन ऑफ टर्म जितने W/W, V/V, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत ऐसे कंसंट्रेशन जो टर्म था जो कि मैं डिस्कस किया। कुछ ऐसे कंसंट्रेशन जो टर्म हैं जो कि बाकी रह चुके थे, जो कि मैं आज इस लेक्चर में आपको जहां तक से उम्मीदें हैं कि मैं कंप्लीट करके ही दूंगा। तो आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा पिछला जो लेक्चर है उसको पहले आप पढ़िएगा, तभी ये आपको लेक्चर सही से समझ में आएगा। अगर आप पीछे वाले अगर लेक्चर को मिस करते हैं तो मैं पूरी तरह से उम्मीद रखूंगा कि आपको इस लेक्चर में डायरेक्ट आप इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको जहां तक से मुझे उम्मीद है कि दिक्कत मैं नहीं होने दूंगा। एक बार तो मैं उसको ओवरव्यू जरूर कराऊंगा और जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक का जो नेम है वो तो जरूर रहेगा और उसके बारे में भी डिस्कस जरूर मैं करूंगा। तो आप ध्यानपूर्वक उस चैप्टर को देखिए, मैं क्या इसके अंदर मैं दिखा रहा हूं और मैं इसके बारे में क्या समझाऊंगा और आप ध्यान से समझते रहिएगा। और ये आपके लिए काफी अच्छा टॉपिक है जो कि आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि आपके कंसंट्रेशन जो टर्म का है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन एक जो टॉपिक है वो मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है कि मोल जो कंपोनेंट है वो किसका हो सकता है, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट। तो आप अगर मोल जो निकालिएगा वो मोल कहने का मतलब क्या है, मतलब कि वेट से रिलेटेड जो है उसको मैं मोल फ्रैक्शन से बात करूंगा। तो देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे फर्स्ट वही टॉपिक हम आज स्टार्ट करूंगा, मोल फ्रैक्शन। और ये आपके लिए अच्छा टॉपिक है और ये आपके लिए न्यूमेरिकल बेस्ड भी आपका ये टॉपिक है जो कि आपको ज्यादातर ये हेल्प करेगा बनाने में। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए मोल फ्रैक्शन कहने का मतलब, इसको मैं क्लियरली मैं कहूं तो इसका डिफाइन नहीं है। ये सिंपल अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो भी वो मैं फॉर्मूला से ही रिलेट करके मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, वो भी चीज मैं कराऊंगा भी। तो देखिए क्या है, इट इज डिफाइंड एज the number of mole of component are dissolved per unit total number of mole of component। मैं इस पॉइंट के अंदर एक चीज का मैं डिस्कस किया हूं, कंपोनेंट क्या होता है। तो कंपोनेंट सिंपल समझा जाए कि कंपोनेंट क्या है। तो कंपोनेंट मैं इस टॉपिक में कंपोनेंट का मैं नाम लिया हूं। ये कंपोनेंट क्या है? तो कंपोनेंट कहने का मतलब कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है।
तो भाई ये कंपोनेंट जो मैं नाम लिया हूं, यहाँ डिफाइन में मैं लिखा हूं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट आर डिसॉल्व पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। कहने का मतलब कि अगर किसी भी कंपोनेंट का लीजिए, सपोज दैट मैं सॉल्यूट लेता हूं और सॉल्यूट का मुझे मोल फ्रैक्शन अगर निकालना हो, सॉल्यूट का मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो, तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल को मैं टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट से मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा क्या निकल जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कंपोनेंट। तो देखिए आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि कंपोनेंट जो होता है मैं क्या ले सकता हूं, सॉल्यूट का लूंगा या सॉल्वेंट का ले सकता हूं। कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट को ले सकता हूं या सॉल्वेंट का ले सकता हूं। हाँ, या अगर मैं सॉल्यूट का लेता हूं तो आपको इसके नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट से हमारी डिवीजन होगी। तो देखते हैं, एक चीज और आप याद रखिए कि मोल फ्रैक्शंस को मैं x से डिनोट करता हूं। वो कैसा x है, कैपिटल X। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल X। अब यहां मेरी बात आती है कि x बराबर में क्या लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। यहां तक क्लियर है कि x क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। अगर आप सपोज दैट कि अगर आप मुझे पूछ दिया गया कि आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालिए या आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जो होगा उसका निकालने का तरीका क्या होता है। तो यहाँ देखिए, ये तो मैं लिख दिया कि x इज डिनोटेड बाय मोल फ्रैक्शन। तो देखिए इसको, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट का तो मैं कैसे निकालूंगा, तो सिंपल है कि जो मैं मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट कंपोनेंट का होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कंपोनेंट इज डिनोटेड बाय XA। सिमिलरली जो मोल फ्रैक्शन है किसका सर, सॉल्वेंट का। जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट कंपोनेंट का, उसको मैं जो डिनोट करता हूं वो मैं XB से करता हूं। तो इसे आप डिस्टर्ब मत होइएगा कि मैं केवल सॉल्यूट को यहाँ में XA से ही क्यों मैं डिनोट करता हूँ और यहाँ मैं मोल फ्रैक्शन में सॉल्वेंट कंपोनेंट का लिया हूँ तो केवल मैं XB से ही केवल मैं क्यों शो करता हूँ। तो आपके अदरवाइज बहुत सारे बुकों में आपका जो ये XA है ये कहीं कहीं आपका इससे XB भी लिखा रहता है और कहीं कहीं आपका सॉल्वेंट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहीं कहीं आपके लिए XA भी लिखा रहता है। तो ये अपना चीज है, एज्यूम किसको क्या कीजिएगा वो चीज वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कंपोनेंट का मैं XA से लिया हूँ और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट कंपोनेंट का मैं किससे लिया हूँ, XB से। तो इसके बाद आप क्या कीजिए, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट कंपोनेंट का निकालेंगे, उसके बाद सॉल्वेंट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन में निकालूंगा और इस
मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों को मैं एक बार एक साथ लूंगा और मैं उसका रिजल्ट चेक करूंगा कि क्या हमारी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करने पर क्या आ रहा है। बात समझ रहे हैं? एक बार मैं अलग अलग अदरवाइज लैंग्वेज वाइज दोनों के लिए मैं करूंगा। एक बार मैं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल देता हूं, मैं एक बार XB का निकाल देता हूं। जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे। इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। चलिए देखते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा कि मोल फ्रैक्शन हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। यहाँ तक मैं देख लिया कि मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट कंपोनेंट का होता है उसको मैं XA से नोट करता हूँ और सॉल्वेंट को XB से करता हूँ। तब इसके आगे में देखा जाए कि इसको मैं कैसे रिलेट करता हूं और इसके फॉर्मूला के बेस पे मैं सॉल्यूट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैसे मैं निकालूंगा, वो चीज को देख लिया जाए। चलते हैं। ये चीज है, आप फॉर्मूले को आप याद रखिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज किया जाए कि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट कंपोनेंट किससे मैंने डिनोट किया था? XA से। तो सॉल्यूट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मैं अभी क्या बताया थोड़ी सी पहले कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। अगर मैं सॉल्यूट का निकाल रहा हूं तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा? टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। तो सबसे फर्स्ट में ऊपर में क्या रखूंगा? कि मोल फ्रैक्शन किसका आना चाहिए? मोल फ्रैक्शन निकालने का किसका आना चाहिए? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट। तो सपोज कर लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को किससे डिनोट कर लिया? Na से। किससे? Na से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट होता क्या? Na प्लस Nb, ना कि XA प्लस XB। XA is denoted by a mole fraction of the solute component and XB is denoted as mole fraction of the solvent component। तो ये दिमाग में याद रखिएगा, माइंड में इसको रिकैप मत बार बार कीजिए कि Na को मोल, नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का। Na किसको शो किया जाता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। Na is denoted by the number of mole of solute। तो ये चीज आप ध्यान से पकड़ के रखिए कि Na जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट। तो बटा में Na प्लस Nb। तो चलते हैं सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कंपोनेंट XB से ही तो मैं डिनोट कर रहा था ना। तो XB बराबर NB अपन Na प्लस NB। अब बात है कि दोनों केस में Na प्लस NB में ही क्यों लिया? क्योंकि Na प्लस NB जो है वो क्या है? हमारा नंबर ऑफ मोल किसका?
किसका, टोटल का, मतलब टोटल का मतलब क्या, सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का। यहां तक तो आप समझ चुके होंगे। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद अगर सपोज करता हूं कि मेरी इक्वेशन ये 1 है, ये मेरी इक्वेशन ये सेकेंड है, तो आप इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो सबसे फर्स्ट इसको आप नोट कीजिए कि Na जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज तो आप समझ गए होंगे कि Na को मैं डिनोट करता हूं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट से और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट से। तभी तो मैं टोटल कंपोनेंट मतलब क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को जोड़िएगा तभी तो सॉल्यूशन बनता है ना। तो उसी का तो मैं रिस्पेक्ट लूंगा ना टोटल कंपोनेंट के जगह पे, और नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट की जगह पे आप या Na लीजिए या चाहे Nb लीजिए। अगर सॉल्यूट निकालना है तो Na लीजिए, सॉल्वेंट निकालना है तो Nb लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऐड कीजिए। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। जब इक्वेशन पहले और दूसरे को जब आप ऐड कीजिएगा तो कुछ ऐसे हमारे पास निकल के रिजल्ट आएगा, XA प्लस XB आएगा क्या, और इधर जो मैं ऐड करूंगा वो आएगा Na प्लस NB प्लस NB बाई Na प्लस NB। ये बताइए कि जब एलसीएम इस दोनों का मैं लूंगा तो क्या मेरे दोनों के लिए बेस सेम है, तो मेरी एलसीएम तो वही होगी ना। तो इसके लिए एलसीएम जो होगा वो हमारा Na प्लस NB होगा। तो जब Na प्लस NB से घटाइएगा तो 1 होगा, 1 में Na से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Na हो जाएगा। NB है, यहाँ भी Na प्लस NB है, Na प्लस NB से यहाँ भी घटाएगा तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन NB के साथ कीजिएगा तो NB ही हो जाएगा। तो आप थोड़ी सी चीज को देखिए कि नीचे का रिजल्ट और ऊपर का रिजल्ट दोनों हमारी क्या है, सिमिलर है। तो क्या मेरा ये कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा क्या, आ गया। तो आप यहाँ से क्या आप अंडरस्टैंड किए, आप यहाँ से क्या समझे कि XA प्लस XB जो हुआ वो कितने के बराबर हुआ, 1 के बराबर। कितने के बराबर हुआ, 1 के बराबर। मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो मैं निकाला हूं, कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट कंपोनेंट, इस दोनों की जो रिजल्ट की जो एडिशन होगी मोल फ्रैक्शन में, हमेशा रिजल्ट हमारा 1 देगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या करता है, मोल फ्रैक्शन क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट हमारे 1 के बराबर आता है। मतलब कि हमारे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का जब एडिशन होता है तो टोटल हमारे मोल फ्रैक्शन दोनों की एडिंग करने पर रिजल्ट उसका 1 आता है। तो ये हमेशा आप रिलेशन याद कीजिएगा कि इन विच केस द मोल फ्रैक्शन इज 1, when the mole fraction of solute component is added with a mole fraction of the solvent component, then you find the result 1। आप समझ गए होंगे कि XA प्लस XB जो होता है वो कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। तो आप यहाँ से एक और चीज क्या निकालें, यहाँ से आप एक और चीज निकालें कि अगर आपको सॉल्यूट का रिलेशन सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में करना होगा तो इस XB को आप 1 के इस साइड ले जाइए तो कुछ ऐसे हमारे नजर आएंगे, क्या बताइए, कुछ ऐसे आपके नजर आएगा, XA बराबर 1 माइनस XB। सिमिलरली अगर आपको XB के रिस्पेक्ट में निकालना हो तो 1 माइनस XA लिख सकते हैं क्या। तो ये आपके लिए दोनों फॉर्मूला मोस्ट वीवीआई है जो कि मैं इस चीज का यूज वेपर प्रेशर में करूंगा। XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1। एक और चीज यहाँ देखिए कि
प्लस एक्स बी, मतलब कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, सॉल्यूट का, और ये किसका, सॉल्वेंट का। तो जब मैं इस दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, सॉल्यूशन किसका, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का तो तैयार होगा ना जब XA प्लस XB को ऐड करूंगा। तो यहाँ देखिए कि XA प्लस XB बराबर 1 जो मेरा रिजल्ट आया है, यहाँ से XA प्लस XB, यहाँ से मैं क्लियर हो गया कि ये मेरा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है और ये मेरा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़िएगा तो रिजल्ट हमेशा सॉल्यूशन मिलता है। तो क्या मैं सॉल्यूशन को किससे डिनोट किया था, थोड़ी सी पहले आप देखिए कि सॉल्यूशन को मैं डिनोट जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैं x से लिया हूं। तो क्या मैं XA प्लस XB के जगह पे आप तो x ही लिख सकते हैं ना, और वो x कैसा, टोटल x। तो आप xt का हमेशा रिजल्ट कैसे पाइएगा, 1 के बराबर। ये आपका रहा मोल फ्रैक्शन। इतने आप जब तक से मोल फ्रैक्शन में आप नहीं कीजिएगा तो यहाँ तक क्लियर नहीं हो पाएगा। इस मोल फ्रैक्शंस को आप जल्दी से ये नोट कीजिए। इसके बाद मैं जस्ट अभी मोलारिटी चालू करूंगा। यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे। इसमें हम जहां तक उम्मीद करेंगे कि आपको ऐसा हो कि न समझ में आए तो आप जरूर मुझे कमेंट में नोट करिए और मैं आपको जहां तक से होगा मैं वहां तक से आपके लिए हेल्प करूंगा। मैं ये हर एक बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको जहां से प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में, मैं क्या लेक्चर 1 पढ़ाया, मैं लेक्चर 2 पढ़ा रहा हूं या अदर में कोई भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं, उससे रिलेटेड आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए। जहां तक से मुझे होगा मैं वहां तक से आपके लिए हेल्प जरूर करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं इतने एक्सप्लेनेशन से मैं बताया हूं कि आपके लिए तो दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं जरूर आपके लिए हेल्प करूंगा। ठीक, आप नोट कर लिए होंगे। इसको मैं हटाता हूं। अब मैं मोलारिटी चालू करता हूं। यहां तक से मुझे भी लग रहा है कि आप ये मोल फ्रैक्शन अच्छे से समझ गए होंगे, तो सही है। अब चलते हैं मोलारिटी के बारे में कुछ डिस्कस कर लिया जाए। और ये जो आपके लिए टॉपिक है ये मोल फ्रैक्शन से भी अधिक वीवीआई है, क्योंकि देखिए वीवीआई कहने का मतलब ही किसी भी चीज को वीवीआई में नहीं कर देता। वीवीआई कहने का मतलब कि कुछ इसकी वेटेज जरूर है, कुछ क्या समझिए कि आपका अगर एक रेंज दिया जाए तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर में ये मोलारिटी और मोलारिटी से ही आपका रिलेटेड किसी क्वेश्चन में शो करता है। और देखा जाए मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी मींस क्या, इसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करता हूं। और एक चीज थोड़ा सा एक पॉइंट मुझसे वो छूट रहा है, मोल फ्रैक्शन। उससे पहले उसको मैं देख लेता हूं। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा इस मोलारिटी टॉपिक डालने से पहले कि मोल फ्रैक्शन जो है वो मोल फ्रैक्शन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोल फ्रैक्शंस के अंदर हम कहीं नहीं वॉल्यूम से बात किए। मैं आपको ये पहले ही आपको मैं क्लियर कर दिया हूं कि जहां मैं वॉल्यूम से रिलेटेड में बात कर लिया तहां हमारे लिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट होगा। तो ये चीज आप याद रखिए, जहां वॉल्यूम वहां टेम्परेचर डिपेंडेंट, जहां वॉल्यूम नहीं वहां टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो आपको यहीं से भी क्लियर है कि मैं मोल फ्रैक्शन क्या मेरा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो मेरा मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंटली होता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि मोल फ्रैक्शंस आर ऑलवेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आप इसको नोट करके लिख लीजिए कि मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन आर ऑलवेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इस पॉइंट को आप नोट कर लिए, मोल फ्रैक्शन हमेशा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्यों? बिकॉज in case of mole fraction no any volume can contain, वो यहाँ वॉल्यूम कंटेन नहीं होता है। अगर मैं वॉल्यूम से रिलेटेड में बात करता हूँ तभी मैं कह सकता हूँ कि हमारे लिए मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये भी हमारे कंसंट्रेशन ऑफ टर्म के ही एक ऐसा टर्म है जो कि उसी के अंदर ये भी टॉपिक पढ़ा जाता है। जहां तक से मैं बोला शुरू में ही आपको मैं डिस्कस किया कि कुछ ऐसे कंसंट्रेशन टर्म आपके बचे हुए हैं जो मुझे डिस्कस करना है। मैं उसी पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपके लिए मैं एक ऑलरेडी मोल फ्रैक्शन अब कंप्लीट हो गया। अब अदर मैं टॉपिक पे जा रहा हूं, मोलारिटी। ये भी हमारे कंसंट्रेशन ऑफ टर्म के ही एक पॉइंट है और इससे मैं भी आपको रिलेटेड में बात करूंगा कि क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, और इस मोलारिटी के भी अंदर मैं समझूंगा कि ये क्या है। इसके बाद में इसी के जस्ट बाद में मोलारिटी से संपर्क करूंगा, स्ट्रेन से मैं बात करूंगा, नॉर्मेलिटी से बात करूंगा, फॉर्मेलिटी से बात करूंगा। तो लाइन वाइज लाइन में सबको एक एक बार देखते जाऊंगा और उसके बारे में मैं पढ़ते जाऊंगा। ये आपको क्लियर है मोल फ्रैक्शन? आप जहां तक से मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो मैं एक ही पॉइंट जरूर बार बार में बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो देखते हैं मोलारिटी क्या है। मोलारिटी के बारे में मैं समझता हूँ क्या होता है। एक बार मैं कॉलेज को बता रहा हूँ। मोलारिटी को में कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। एक फर्स्ट पॉइंट, मोलारिटी है क्या? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। किसका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल किसका? सॉल्यूट का। किसका? सॉल्यूट का, जो मैं डिसॉल्व करता हूं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। जब 1 लीटर किसी सॉल्यूशंस के वॉल्यूम में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल को मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, उसी को मैं मोलारिटी बोलता हूं। फिर से सुनिए एक बार, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल पर यूनिट सॉल्यूशंस के वॉल्यूम में डिसॉल्व जो मैं करता हूं उसको मैं क्या कहता हूं? मोलारिटी। क्या बोलता हूं? मोलारिटी। तो देखा जाए मोलारिटी है क्या? तो मोलारिटी है क्या? द नंबर, देखिए नंबर को एक उन से मैं डिनोट कर सकता हूं या चाहे आप फुल नंबर ही लिख देते हैं। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट can dissolve in per unit, can dissolve in per unit। किसके पर यूनिट में? सॉल्यूशंस के वॉल्यूम। और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? लीटर में या मिलीलीटर। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम The number of mole of solute can dissolve in per unit volume of solution। कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट? कितना? जो कि 1 लीटर सॉल्यूशंस के वॉल्यूम में डिसॉल्व किया जा रहा है, उसको मैं क्या बोलता हूँ? मोलारिटी। तो सिंपल आप फॉर्मूला यहाँ नोट कर लीजिए। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द
the number of mole of solute per unit volume of solution, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में? 1 लीटर। तो यहां से मैं क्या देखा? मैं यहां से क्या देखा? मोलरिटी में फॉर्मूला कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के वॉल्यूम से आप डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा हमारा? मोलरिटी। और यहां देखिए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं इससे पहले किससे डिनोट किया था? Na से। तो Na क्या है? क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। बात समझ रहे हैं? Na क्या है? मोल है किसका? सॉल्यूट का। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को किससे मैं डिनोट किया हूं? तो Na से। और सॉल्यूशन वॉल्यूम का किससे डिनोट करूंगा? तो लीटर से। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किससे मैं डिनोट करूंगा? VL से या VML से। एक चीज और समझिए कि अगर आप VL से डिनोट करते हैं, VL से डिनोट करते हैं तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड आपको नहीं करनी होगी। लेकिन अगर VML लेते हैं तब आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप नीचे लीटर लेते हैं तो ऊपर में भी उसी टाइप से नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का भी जब मैं निकालूंगा वेट उसको भी हम लोग केजी में ही लेंगे। ये ना कि नीचे लीटर में लिए ऊपर ग्राम में ले लिया, ऐसा नहीं। अगर आप नीचे मिलीलीटर में लेते हैं तो ऊपर वाले भी ग्राम में होगा। अगर ऊपर वाले केजी में होता है तो नीचे वाला भी किस में होगा? तो लीटर में। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए ये चीज पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेंगे? VL या VML। तो देखा जाए तो M बराबर M को किससे डिनोट करें? मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होगा? Na बाई VL होगा क्या? एब्सोल्युटली। क्यों? कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। या अगर आप मोलरिटी को मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूं, Na बराबर VML इंटू 1000 ऊपर। क्यों? क्योंकि ये VML से जब 1000 की डिवाइड होगी तो ये 1000 कहाँ जाएगा? ऊपर। मैं क्या बोला कि अगर आप भी मिलीलीटर में लेते हैं तो उसको 1000 से मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आप याद रखिए कि मोलरिटी कितने के बराबर होता है? द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा में पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। अब थोड़ा सा आप देखिए कि Na जो है वो क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी चीज का अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो उसके फॉर्मूला होता है कि जिस चीज का आप निकाल रहे हैं उसका वेट और उसके मॉलिक्यूलर मास। जब वेट के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड आप कर दीजिएगा तो वो हमारे उसके नंबर ऑफ मोल के बराबर आ जाता है। कहने का मतलब कि नंबर ऑफ मोल किसका मैं निकाला हूं यहाँ पे? सॉल्यूट का। तो फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। और या अगर आप मॉलिक्यूलर मास लेते हैं मॉलिक्यूलर मास वो किसके लिए मैं लेता हूं? मॉलिक्यूलर मास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। देखिए कोई इस मॉलिक्यूलर मास को मोलर मास भी लिखता है तो आप उससे घबराइएगा मत, क्योंकि वही चीज है कि सॉल्यूट का वेट को मॉलिक्यूलर मास से मैं डिवाइड कर देता हूं तो वो मेरा क्या निकल जाता है? उस चीज का नंबर ऑफ मोल निकल जाता है। तो क्या इस वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या मैं W किससे डिनोट कर दूं? तो A से।
तो WA से मैं इसको शो कर दिया किसको, वेट ऑफ सॉल्यूट को। अब मोलर मास को मैं कैपिटल M नॉट से डिनोट कर दिया। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि वो जो मैं लिखा हूं वो किसके लिए शो रहा है, मॉलिक्यूलर मास के लिए। इस चीज को आप कहां पे शो कीजिएगा, इसमें। तो ये जो आपका मोलरिटी का जो फॉर्मूला आया है इक्वेशन नंबर 1, उसमें आप Na के वैल्यू को क्या कर दीजिए, ले जाकर पुट कर दीजिए। तो पुट कर देते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Na इन इक्वेशन मोलरिटी। किसके इक्वेशन में पुट करना है, मोलरिटी के इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, पुट कर देता हूं। पुट करने पर मेरा क्या मिलेगा, M बराबर WA अपॉन M नॉट इनटू, वहां पे VML है ना, VML ऊपर में 1000 है। तो ये आपका सर्टिफाइड जो फॉर्मूला होता है आपके लिए ज्यादातर जो यूज होता है, ये फॉर्मूला है मोलरिटी का, WA अपन में M नॉट इनटू 1000 अपन में VML। तो हर एक चीज आप लिख लीजिए। WA जो है वो क्या है, सॉल्यूट का वेट है। M नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। VML क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का क्या है, वॉल्यूम। और VML जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में देख लिया। और M क्या है, कैपिटल M, जिसके बारे में मैं पढ़ रहा हूं, मोलरिटी। ये आपका यहाँ तक मोलरिटी के बेसिक कंसेप्ट थे कि मैं इसके फॉर्मूला को कहाँ से लाया, कैसे लाया, मैं उस चीज को आपके लिए समझा दिया कि मोलरिटी कितने के बराबर होते हैं, WA अपन में M नॉट इनटू 1000 अपन में VML। और ये भी मेरा ये जो फॉर्मूला आपके लिए काफी आपके हेल्प करेंगे आगे के टॉपिक जितना मैं पढ़ूंगा, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, स्ट्रेंथ, जितने टॉपिक मैं बात पढ़ूंगा सब कुछ में ये आपके लिए मोलालिटी आएगा। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। देखिए मोलालिटी यहाँ तक में इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ चुके थे। अब इस मोलालिटी के बाद में जस्ट इसके बाद में स्ट्रेंथ का डिस्कस कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ क्या होता है मैं उसको भी डिस्कस करूंगा, और स्ट्रेंथ को मोलरिटी के साथ रिलेट करके मैं बताऊंगा कि क्या होता है। तो चलिए देखते हैं, स्ट्रेंथ भी देख लिया जाए। और आप घबराइएगा मत, क्योंकि मैं मोलारिटी और मोलालिटी के भी मैं बीच रिलेशन कराऊंगा, मोलालिटी नॉर्मलिटी के बीच में मैं रिलेशन कराऊंगा, और नॉर्मलिटी फॉर्मलिटी भी पढ़ाऊंगा। हर एक टॉपिक आपके लिए जहां तक से मैं होगा वहां तक से कराऊंगा, जो कि आपके लिए एक टॉपिक ऐसा जो नहीं है जो मैं छोड़ूंगा, आपके लिए सारे टॉपिक आपका डिस्कस में करूंगा। तो देखा जाए मोलरिटी पे तो इतना मैं देख लिया, इसके एक पॉइंट अभी बचे हुए हैं, वो आपको भी मालूम चल गया होगा कि मैं कौन से पॉइंट पर बात कर रहा हूं, क्योंकि जो पिछले मोल फ्रैक्शन से भी मेरा जो जुड़ा हुआ था वही मेरा मोलरिटी से भी जुड़ा हुआ। तो क्या है, तो ये बताइए कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मैं इतना बता दिया, तो इसके लिए आप तो जरूर तेज है कि आप बता सकते हैं कि मोलरिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो क्या होगा, देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट आया हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो आप इस क्रॉस पॉइंट देकर इसको नोट कर लीजिएगा। क्रॉस पॉइंट देकर इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा कि मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है।
तो आपसे कोई रीजन भी पूछेगा तो आप जहां तक से है कि आप बता सकते हैं कि मोलारिटी टेम्परेचर क्या है, तो डिपेंडेंट है। तो देखा, लिख लीजिए इसको क्रॉस पॉइंट डाल के, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसको क्रॉस पॉइंट डाल के आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं अब मैं स्ट्रेंथ से रिलेटेड में बात करता हूं। स्ट्रेंथ क्या है? बहुत लोग समझते होंगे कि स्ट्रेंथ मतलब कि जो मजबूती वाला जो स्ट्रेंथ होता है वो स्ट्रेंथ नहीं। ये मैं सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर स्ट्रेंथ पढ़ूंगा कि क्या है। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट का मास हमारे किसी सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिजर्व होता है, कितने हमारे सॉल्यूट का मास सॉल्यूशंस के वॉल्यूम में डिजर्व होता है, उसी को मैं स्ट्रेंथ बोलता हूं। कितना अच्छा एग्जांपल, डिफिनेशन। तो एस से डिनोट किया और एस से इसको लिखूंगा स्ट्रेंथ। मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, कितना मास ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर में है, वही चीज क्या होता है? स्ट्रेंथ। मतलब कि इसको एस बराबर मास ऑफ सॉल्यूट में अभी जस्ट में बताया था थोड़ी सी पहले, जो वेट ऑफ सॉल्यूट होता है उसी को तो मास ऑफ सॉल्यूट बोला जाता है। उसको मैं डिनोट किससे किया था? डब्ल्यू। और ये कितने में है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। मतलब कि जब आप VmL लीजिएगा तो ऊपर कितने से डिवाइड होगी? ऊपर से मल्टीप्लिकेशन और नीचे से डिवीजन, मतलब 1000 से हो जाएगा। तो ये WA क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। इसके दूसरे टाइप से डिफिनेशन आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? मास ऑफ सॉल्यूट dissolved in per unit volume of solution 1 लीटर। यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में क्या है? हमारे सॉल्यूट का मास को क्या किया गया है? डाला गया है। किसके अंदर? सॉल्यूशन के। और सॉल्यूशन के किसके? वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं W क्या था हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट था। अब मैं थोड़े से इसके आगे में इसी चीज को मोलारिटी से रिलेट करूंगा कि क्या होता है। तो आप तो स्टूडेंट समझ गए होंगे क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ। पहले ही मैं क्रॉस पॉइंट देकर यहां लिख देता हूं कि स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे। क्यों? कि मोलारिटी का ही एक ऐसा ये पार्ट है स्ट्रेंथ, जो कि ये भी हमारे किस पर डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे करता है। तो देखा जाए, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए और इसके बाद आप जस्ट मैं अब रिलेशन इससे कराने जाता हूं कि स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच रिलेशन क्या है। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट कीजिए। वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हेडिंग दिया जाए रिलेशन between
मोलारिटी एंड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ और मोलारिटी के बीच क्या रिलेशन है, मतलब कि इसका संबंध क्या है, जोड़ी क्या है, ये क्या है और ये क्या है, इसकी जोड़ी। चलिए देखा जाए ये क्या होता है। जैसे रब ने बना दी जोड़ी, वही चीज है ये भी, मोलारिटी और स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ थोड़ा सा पहले इसको एक बार मैं फॉर्मूला को इसको पहले मैं नोट कर लेता हूँ, उसके बाद इसका रिलेशन उससे मैच करूंगा। तो S बराबर में अभी फॉर्मूला क्या लिखा, WA इंटू 1000 अपन में VML। ये एक फॉर्मूला है हमारा स्ट्रेंथ। मोलारिटी का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ। मोलारिटी का मैं फॉर्मूला भी क्या लिखा कि WA इंटू 1000 अपन में VML इंटू m0। ये क्या हो गया, तो ये हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला हुआ। तो मैं हर एक कुछ आपके लिए मैं यहाँ शो कर दिया कि मैं बार बार लिख रहा हूँ कि WA जो है वो वेट ऑफ सॉल्यूट है, और मैं यहाँ VML भी लिख दिया कि सॉल्यूशन की वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको मैं कैसे इसे रिलेट किया, तो आप पहले बताइए कि क्या मैं WA अपन VML इंटू 1000 जो कि मोलारिटी के अंदर जो दिया गया है WA अपन में VML इंटू 1000, उसके जगह पे क्या मैं S रख सकता हूं क्या? यस। देखिए मैं रखूंगा तो कैसे रखूंगा, मोलारिटी बराबर S अपन में m0। कैसे लिखा इस चीज को, ये डायरेक्ट कैसे आ गया, ये मेरा डायरेक्ट कैसे आ गया, क्योंकि मैं मोलारिटी के अंदर जो WA अपन में VML इंटू 1000 जो है, सॉरी ऊपर में जो 1000 है और m0 है, तो इसके प्लेस पे क्या मैं S लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो मैं राउंड किया हूं यही मेरा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है। W इंटू 1000 अपन में VML। तो मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या मैं यहाँ पे रख दूंगा क्या S, तो नीचे क्या है m0, तो S अपन क्या हुआ m0। तो क्या मेरा S और m का बीच रिलेशन कैसे निकालूंगा, तो स्ट्रेंथ बराबर मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास। ये हमारा किसके बीच रिलेशन हुआ, तो मोलारिटी और स्ट्रेंथ के बीच रिलेशन हो गया। S क्या निकला यहाँ से, स्ट्रेंथ। M क्या निकला यहाँ से, मोलारिटी। और m0 क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारा रिलेशन था S इक्वल्स टू m इंटू m0। m क्या था, मोलारिटी, m0 क्या था, मॉलिक्यूलर मास। तो यही हमारे मोलारिटी और स्ट्रेंथ के बीच रिलेशन है। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए पहले। यहाँ तक आपका हो गया होगा रिलेशन। अब मैं इससे आगे अगले मैं टॉपिक का डिस्कस करता हूँ, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी भी आपके लिए अच्छा खासा टॉपिक है, और ये आपका मोलारिटी से ही रिलेट करके आगे मैं इसको भी पढ़ूंगा। अगर जब तक से आपकी मोलारिटी क्लियर नहीं होता है तो नॉर्मेलिटी आपको समझने में हल्का सा दिक्कत होगा, और उसके डेरिवेशन में भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो देखा जाए नॉर्मेलिटी को भी। नॉर्मेलिटी, इसको मैं कैपिटल N से डिनोट करता हूं। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
क्या मैं बोला? द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि जैसे मैं मोलरिटी का मैं क्या बताया कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, तो सिमिलरली वैसे ही हमारा नॉर्मलिटी जो होगा वो क्या होगा? जैसे मोलरिटी के केस में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था, तो इसके केस में क्या होगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। जैसे यहां पे नंबर ऑफ मोल ही था किसका? सॉल्यूट का, तो सिमिलरली वैसा ही नॉर्मलिटी के अंदर एक पॉइंट आता है इक्विवेलेंट मास, और कुछ नहीं है, यहां मैं मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लेता था और नॉर्मलिटी के केस में नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट लूंगा, और इसको भी मैं VmL में लेता था और मैं इसको भी VmL में ही लूंगा। और जब मैं VmL में लूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, और ये VmL मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, क्योंकि यहाँ मैं मिलीलीटर लिया हूँ तभी तो 1000 से हमारी मल्टीप्लाई है। तो इसको मैं सिंबल के द्वारा मैं कैसे लिखूंगा? तो n इक्विवेलेंट से मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को NEQ से मैं लिख देता हूँ, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सिंपल है VmL से ही लिखा है। जब आप VmL लेते हैं तो यहाँ 1000 नहीं होगा, तो ये आपके लिए एक नॉर्मलिटी का सिंपल सा क्या है? फॉर्मूला है। नॉर्मलिटी बराबर NEQ अपन VmL इनटू 1000। अभी देखिए यहाँ में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट भी मैं निकाला था आपके लिए कि वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में मोलर मास, तो वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट में निकालूंगा, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट मास बटा में क्या? नंबर, जैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना रहे तो मैं कैसे निकालूंगा? और इसको NEQ से क्या करता हूं? शो करता हूं। और अच्छा, सबसे फर्स्ट इसको निकालने से पहले इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं। क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट dissolved per unit volume of solution। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस को आप किस केस में ले सकते हैं? मिलीलीटर या लीटर के भी आप क्या कर सकते हैं? केस में ले सकते हैं। अब समझिए, इसको जल्दी से आप नॉर्मलिटी को डिफाइन रखिए। अच्छा, एक और मैं यहीं से क्रॉस पॉइंट देकर मैं नोट कर देता हूं कि नॉर्मलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं? नॉर्मलिटी हमारा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम आया हुआ है, और वॉल्यूम आने की वजह से टेम्परेचर्स की मुझे जरूरत पड़ती है। ये क्या हो गया? नॉर्मलिटी का। पहले आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको आगे क्लियर करूंगा कि नॉर्मलिटी का एक और, ये तो अभी बेसिक फॉर्मूला है, अभी इसी को जस्ट n इक्विवेलेंट निकालूंगा, n इक्विवेलेंट को इसमें पुट करूंगा। इसको जब तक से आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर लीजिए, और इसको जल्दी से वीडियो पॉज कर इसको नोट कीजिए। यहाँ तक इसमें देख लिया। अब इसके बाद आप इसको नोट कर लिए, इसके बाद में n इक्विवेलेंट
निकालता हूं। मैं अभी इस फॉर्मूले के ऊपर जस्ट ऊपर लिख देता हूं, इन इक्विवेलेंट इनटू 1000 अपॉन VMN। यहां इन इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? इन इक्विवेलेंट क्या होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इससे पहले मैं नंबर ऑफ मोल निकाल रहा था ना, और नंबर ऑफ मोल को Na से डिनोट किया था, उसका निकालने का फॉर्मूला था W में M0। इस सॉल्यूट का वेट उसको मोलर मास ले, मतलब मॉलिक्यूलर मास से क्या करते थे? डिवाइड कर देते थे। किसको निकालने के लिए? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए। तो सिमिलरली यह इन इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट का निकालते कैसे हैं? तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल के भी केस में था, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट का निकाल रहे हैं और वहां पे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट था तो उसका मॉलिक्यूलर मास आया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट आया है, तो यहाँ पे हमारा मोलर मास के जगह पे इक्विवेलेंट मास होगा। यहाँ तक से समझ में क्या होगा? इक्विवेलेंट मास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं लिखा था कि उसके मोलर मास से डिवाइड मतलब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकाला था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, तो उसको मैं इक्विवेलेंट उसके मास से डिवाइड कर देते थे। और वेट ऑफ सॉल्यूट को WA से डिनोट करते हैं और इक्विवेलेंट मास को EQM से मैं डिनोट कर लेता हूँ। किससे डिनोट करता हूँ? EQM से। आप इसको कैपिटल E में भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, या स्मॉल e से भी आप शो कर सकते हैं, किसी से आप लिख दीजिए। चलिए मैं स्मॉल a से लिखता हूँ। तो यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मेरा निकल कर क्या आया? मेरा यहाँ से नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या निकल के आया? कि वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में क्या आया? इक्विवेलेंट मास। अब बात है कि मेरा यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? ये जो इक्विवेलेंट मास में वेट ऑफ सॉल्यूट जो मैं डिवाइड किया हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए, तो उसमें इक्विवेलेंट मास कैसे निकले वो चीज मुझे बताइए। तो इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो क्या होता है कि इक्विवेलेंट मास के मोलर मास को n फैक्टर से क्या कर देते हैं? n फैक्टर से मैं उसको क्या कर देता हूं? डिवाइड कर देता हूं। मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि n फैक्टर किसको बोलते हैं, और m0 तो आप जानते हैं किसको बोलते हैं? मोलर मास कहें या मॉलिक्यूलर मास कहें, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट की जगह पे m0 by n फैक्टर इसमें रख सकते हैं क्या? इक्विवेलेंट मास की जगह इसमें पुट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन में आप इक्विवेलेंट मास के फॉर्मूला को पुट कीजिए और पुट करके देखिए पहले कितना ये आता है। तो पुट करेंगे तो n इक्विवेलेंट बराबर WA अपॉन n इक्विवेलेंट मास है, तो उसकी जगह पे m0 by n फैक्टर रख सकते हैं। रख दिया n फैक्टर। ये बताइए कि जो हमारा n फैक्टर है ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में ना, क्योंकि ये तो डिवाइड में है, तो n इक्विवेलेंट बराबर WA इनटू n फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास। यहां से मेरा क्या निकला? n इक्विवेलेंट निकला, मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। उस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को आप नॉर्मलिटी के जो मेन फार्मूला जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट डलवाया है उसमें आप इसको पुट कर दीजिए, इसको थर्ड मान लीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्विवेलेंट इन इक्वेशन 1 यहां पे शो करके लिखिए, पुटिंग
द वैल्यू, या पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट कीजिए जल्दी से। उसके बाद में एन इक्विवेलेंट को इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूंगा, पुट करूंगा, तो यहां से मेरा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला निकल के आता है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, नहीं तो आप यहीं पर देख लीजिए, यहीं पे आप देख लीजिए कि एन इक्विवेलेंट इसमें पुट करेंगे तो कैसा रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो पुट कीजिए एन इक्विवेलेंट में W A इंटू एन फैक्टर अपन में एम नॉट इंटू क्या था नीचे VML, ऊपर क्या था 1000। तो ये हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला निकल के आया। ये आपके लिए फॉर्मूला मोस्ट VI है। नॉर्मलिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर इनटू 1000 अपॉन में एम नॉट इनटू VML। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नॉर्मलिटी के लिए। और मैं एन फैक्टर अभी मैं जस्ट में बता रहा हूं कि एन फैक्टर हमारे लिए क्या होता है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, नीचे वाला नोट कर लिए होंगे। एन फैक्टर कोई बड़ी चीज नहीं है। एन फैक्टर है क्या कि कितना हमारा नंबर ऑफ एसिडिटी हमारा गिवन करता है, मतलब कि कितना हमारा नंबर ऑफ एसिडिटी गिवन करता है। और नंबर ऑफ एसिडिटी मतलब कि H प्लस आयन कितना हमारा देता है, तो उसको मैं समझूंगा एन फैक्टर क्या होता है। देखिए एन फैक्टर कहने का मतलब क्या है, अगर एसिडिटी के लिए आप पढ़ रहे हैं, एसिड के लिए, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन इज गिवन बाय एसिडिटी। ये किसके द्वारा दिया जाता है, कितना हमारा एसिडिटी के द्वारा नंबर ऑफ H प्लस आयन मिला। सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, HCl सिंपल आपका एग्जांपल है। इस एग्जांपल में H प्लस और Cl माइनस, तो H प्लस क्या है, H प्लस क्या है, ये क्या है, एसिडिटी से H प्लस आयन मिला है ना, तो इसका H प्लस आयन तो एक ही है ना, तो इसकी एन फैक्टर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिंपल समझ गए होंगे। ये एसिडिटी के लिए हो, ऐसे हमारे एग्जांपल रहेंगे, उनके अगर मुझे एन फैक्टर निकालना हो तो उसमें आप गिनिए कि H प्लस आयन कितना मुझे मिल रहा है। जितना आपको H प्लस आयन मिलेगा उतना ही आपके लिए एन फैक्टर होगा। वैसे ही आपके लिए बेसिक के लिए क्या होगा, तो नंबर ऑफ OH माइनस कितना मिलना चाहिए हमारा, OH माइनस आयन क्या होना चाहिए, OH माइनस आयन कितना गिवन है, किसके द्वारा, तो बेसिसिटी के द्वारा कितना है। तो सपोज कीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं NaOH, तो यहां से भी हमारा Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा, तो इसकी भी एन फैक्टर कितना होगा, इसका भी NaOH का एन फैक्टर 1 होगा। जैसे मैं यहाँ HCl का एन फैक्टर मेरा क्या था, 1 था, और यहाँ NaOH का भी एन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे ऑक्सीडेशन का भी निकालते हैं, रिडक्शन का भी निकालते हैं, अलग अलग एन फैक्टर में सबके लिए निकालते जाता हूं। सपोज कीजिए HCl का एन फैक्टर 1 आया, हो सकता है कि आपके लिए एन फैक्टर 2 भी आए, हो सकता है एन फैक्टर आपके लिए 3 भी आए। ये आप देखिए जैसे मैं बेस का निकाला वैसे ही हमारा एन फैक्टर जैसे 1 आया, इसके केस में OH माइनस आना चाहिए, और वैसे एसिड के केस में H प्लस आयन आना चाहिए। तो H प्लस आयन दे रहा था एन फैक्टर 1, इसमें OH माइनस दे रहा था एन फैक्टर 1। तो ये हमारा क्या था, नॉर्मलिटी का डेरिवेशन था, और ये नॉर्मलिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन जरूर बनाइए। और इससे रिलेटेड मैं मोलालिटी, फॉर्मेलिटी से रिलेशन भी मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में।
यहाँ तक आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर।